कुमार देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज ये बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर की ये तीसरी कविता है हिंदी ए की। इसके लेखक है राघव राघव। राघव राघव हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली एवं प्रगतिशील साहित्यकार हैं। उनका जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ था। उनके जन्म का नाम त्र्यंबक वीर रंगचारे था। उनके पिता टी.एन. रंगचारे तमिल, संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे। माता का नाम कनकंपा था। राघव राघव की आरंभिक शिक्षा सेंट जॉन स्कूल एवं विक्टोरिया स्कूल में हुई। स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा आगरा के स्टेट जॉन कॉलेज में हुई। 1948 में उन्हें आगरा विश्वविद्यालय के गोरखनाथ और उनका युग विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। राघव राघव साहित्य के अतिरिक्त संगीत, चित्रकला, भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व आदि भी रुचि रखते थे, परंतु लेखन को ही उन्होंने अपनी आजीविका का साधन बनाया। उनकी रचनात्मक प्रतिभा अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रही। आरंभ में उन्हें चलचित्र के लिए पटकथा, संवाद, गीत आदि लिखे, परंतु बाद में वह स्तरीय साहित्य लेखन में जुड़ गए। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रिपोर्टज आदि साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया। कुछ प्रसिद्ध रचनाओं का उन्हें अनुवाद भी किया। उनकी रचनाओं का संबंध संस्कृति, मानवशास्त्र तथा इतिहास से भी है। उनकी कुछ विशेष महत्वपूर्ण उल्लेखनीय रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य ग्रंथ अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, पांचाली, मेधावी, राह के दीप इत्यादि। कहानी संकलन अय्यास मुर्दे, अंगारे ना भुजे, साम्राज्य का वैभव, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी सूरत, समुद्र के फन, इंसान पैदा हुआ है, 5 गधे आदि के प्रमुख कहानी संग्रह है। उपन्यास से उन्होंने 50 के लगभग उपन्यासों की रचना की, जिसमें मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, लम्हा की आंखें आदि विशेष उल्लेखनीय है। उनके उपन्यासों को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक उपन्यास से धारौदा, हुजूर, आखिरी आवाज़, मुर्दों का टीला आदि। सामाजिक राजनीतिक उपन्यास से सीधे साधे रास्ते, विषाद मठ, कब तक पुकारूं आदि। व्यक्तिमूलक सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास से देवी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लम्हा की आंखें, लोई का तना, रत्ना की बात, मेरी भव बाधा हरो आदि। आलोचनात्मक साहित्य काव्य कला और शास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता के प्रेम और श्रृंगार, गोरखनाथ और उनका युग, हिंदी साहित्य की धार्मिक और सामाजिक पीठिका, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास आदि। अनुवाद रेनिये जी के शेक्सपियर के नाटकों के साथ साथ संस्कृत के ऋतु श्रृंगार, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, मिष्ट कटिक, देश कुमार चरित्र, गीत गोविंद आदि कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया। राघव राघव अपने साहित्यिक योगदान के लिए अकादमियों एवं संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत हुए। उनका विवरण इस प्रकार है। मेधावी, हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत। मेरी प्रिय कहानियाँ, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत। कब तक पुकारूं एवं पक्षी और आकाश, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत। प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, डालमिया पुरस्कार। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, वर्धा
महाराष्ट्र द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार। मनोप्रांत। रांगे राघव मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है। उनकी जीवन दृष्टि यथावादी और प्रगतिशील पूंजीवादी मानसिकता, रूढ़िवादी और भ्रष्टाचार, वंचितों दलितों के प्रति न्याय आदि के वह घोर विरोधी थे। उनकी दृष्टि सामायिक तथ्य पर केंद्रित रही। उसी को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया। राघे राव 12 सितंबर 1962 ईस्वी में लगभग 40 वर्ष की अल्पायु में ही दिवंगत हो गए। सारांश। तूफान के विजेता। रिपोर्ट जन राधे राय रचित तूफान के बीच में संकलित है। लेखन ने प्रस्तुत रिपोर्टज में बंगाल में पड़े भीषण अकाल के पश्चात का यही शोचनीय अवस्था का भीषिका का वर्णन किया है। लेखन ने स्वयं बंगाल के उस अकालग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। उस अकाल प्राकृतिक आपदा से अधिक मनुष्य द्वारा निर्मित आपदा थी। लालची पंडितकारी व्यापारियों के स्वार्थ के कारण इस आपदा ने इतना भीषण रूप धारण किया कि 8 लाख लोग अकाल का ग्रस्त बन गए। जो बचे वह कुपोषण और महामारियों का शिकार होने लगे। परंतु रिपोर्टजन के लेखन मृत्यु की भीषिका के चित्र नहीं खींचता। मृत्यु के तांडव के बीच बच गए बंगाल के मानव के सहज जिजीविषा के संवेदन का परिचय भी देता है। बंगाल के उस भीषण अकाल का वर्णन संक्षेप में किया जाना संभव नहीं है। यही अकाल है कि जब उसने बंगाल की स्थिति के बारे में पूछा जाता है तो वह तिल मिला जाते हैं और कहते हैं कि यह तिथि अर्थात 1-2 शब्दों में अपनी बात कह देने की समस्त उनमें नहीं है। बंगाल में उस अकालग्रस्त क्षेत्र के विषय में इतना कुछ कहने को है कि कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म किया जाए यह समझ में नहीं आता। लेखक भुइया पड़ा गांव का वर्णन करते हुए कहता है कि यदि मैं केवल मात्र कह दूं कि वहाँ 300 में से 150 आदमी मर गए, तो क्या तुम वहाँ की स्थिति का ठीक जायजा ले सकोगे? वहाँ मलेरिया, चेचक, कालाजार, हैजा जैसी भयानक बीमारियों ने अकाल के बाद बचे लोगों को धर दबोचा। वस्तुत वहाँ मृत्यु का तांडव नित्य स्वतः दिखाई पड़ रहा है। मृत्यु के इस कठोर चित्र को खींचना सरल कार्य नहीं है। उदाहरण के लिए माध्यम से अपनी बात समझाने का प्रयत्न करते हुए लेखक कहता है कि सभी जानते हैं कि लड़ाई के मैदान में बम फटते हैं, गोलियां चलती है, परंतु उसकी भयावहता का अफसोस सामने बंदूक और बम देखकर ही हो जाता है। अंत दूर से यहाँ की शोचनीय दशा का अनुमान लगाना आसान नहीं है। लेखन बंगाल के लोगों को दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि लोग दवा के पैसे न होने के कारण झाड़ फूँक करवा लेते हैं और मर जाते हैं। हर तरफ गंदगी है, मच्छर है, बच्चे हड्डी का ढांचा रह गए हैं, लोग गंदे मैले नंगे और उसके शरीर में ताकत शेष नहीं रह गई है। परंतु उनके सबके वर्णन में उनकी व्यथा का उनकी दशा और तनिक सा आभास हो सकता है, पूरी स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। लेखक कहता है कि जैसे विकट समय में भी सारी राजनीतिक पार्टियों एक दूसरे के दोषारोपण के अतिरिक्त कुछ नहीं करती, कुछ ठोस कदम उठाने के स्थान पर सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेखक मछुआरों के एक गांव का वर्णन करता है जहां काल ने भयानक तबाही मचाई। मछुआरे सीमित के प्रधान की आंखें में भी एक उदासीन दिखाई पड़ती है। वे टूटे फूटे या बिल्कुल नष्ट हो चुके इन घरों में किसी समय मनुष्य रहते थे, मछुआरे, लेकिन अब वह स्वयं मछलियों के जैसे असहाय हो गए हैं। किसी घर
के एक व्यक्ति को छोड़कर तभी सभी मर गए। यह भी कहीं चला गया और अब उस पर तला पड़ा है। अधिकांश घरों में पालन करने वाले लोग नहीं रहे। वहाँ के लोग अशिक्षित गंवार है या यही भी जीवन की इस भयंकर स्थिति में हर चीज़ उनके मन में शंका पैदा करती है। यही कारण है कि हिंदुस्तान से आए डॉक्टरों के बारे में उन्हें भ्रम होता है कि ये सरकारी एजेंट हैं और हमें मारने आए हैं। मित्र राष्ट्रों की से तरह तरह की सहायता के चलते यहाँ की स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ है, वरना यहाँ की धरती हरी से लाल हो गई होती। डॉक्टर कुटे डैकरेरी जाथे के लीडर थे। उनके पास मरीजों की संख्या बढ़ती ही जाती थी। उनकी सहायता सरकारी तंत्र ने उतनी नहीं की जितनी मजदूरों ने सारे दिन थक हार कर शाम के समय लाश की बाजी होती। ऐसे ही एक दिन एक आदमी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि उसकी दवा पिलाने से दवा खाने का कार्यकर्ता मजदूर मर गया। लाश का खेल रुक गया। खाने के समय भी डॉक्टर खाना नहीं खा पाया कि कहीं वह मर ना जाए। एक खुराक की जगह 3 खुराक पी ली थी उसने। डॉक्टर के मन में बदनामी से अधिक मौत का भय समाया हुआ था। सारी रात डॉक्टर की आंखें नहीं लगी। वह लड़के के ठीक रहने की खबर आई तब डॉक्टर ने राहत की सांस ली। आज बंगाल की स्थिति इतनी अधिक शोचनीय हो गई है कि उनको देखने पर यही गीत याद आता है। सोनार बंगला हलो शोषण। जिंदगी की भयावहता ने भावे का भाव मिटा दिया। डॉक्टर के द्वार मरीज को दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहने पर इसका कहना था कि वहाँ अच्छी दवा नहीं मिलती। आप यदि नहीं देंगे तो ना सही, जहाँ 5 मेरे वहाँ 2 और सही। मौत की टिकनकता ने मौत का भय मिटा दिया। यही नहीं, उसके प्रति एक लापरवाही भी पैदा की। एक व्यक्ति के द्वारा अपने भाई को ना लाने पर डॉक्टर के पूछने पर उसका हंसते हुए उत्तर था कि अरे वह तो मर गया कल रात, जैसे कोई चिड़िया मर गई या कोई कबूतर। डॉक्टर फूटे और उनके साथियों ने निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की। अंत स्वतंत्र मेडिकल सुकुवर्ड जिंदाबाद, डॉक्टर फूटे जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। एक दिन डॉक्टर और उनके साथी कुछ दवाइयाँ लेने नारायणगंज गए। लौटते हुए अंधेरा हो गया। हवा तेज चलने लगी। नदी की लहरें में तूफान आने लगा। नाव में बैठने पर और पानी में उसे उतरने पर नाव उछलने लगी। बातचीत के क्रम में डॉक्टर कोटनीस की बात होने लगी कि वह चीन के लिए गया। डॉक्टर के साथ ही पड़ा था। वह ज़्यादा काम करने के कारण मर गया। टॉकनीस के इस बलिदान ने भारत और चीन दोनों देशों को एक अटूट रिश्ते में बांध दिया। इस बीच डॉक्टर भी नाव खेने लगा, परंतु हवाएं तेज चलने पर डॉक्टर से पतवार लेकर मांझी का लड़का नाव खेने लगा। भयंकर तूफान में लगता था कि नाव डूब ही जाएगी। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ता था। मंजी ने डॉक्टर को दिलासा दिया कि घबराना नहीं, ऐसे तूफान यहाँ रोज आते रहते हैं। परंतु मौत की छाया डॉक्टर की आंखों में सामने घूमने लगी। मांझी अपने ऊपर निर्भर लोगों को अपने से पहले बचाता है, यही उसका धर्म है। बंगाल के उस मांझी का जीवन जब खतरे में था तब उसे किसी ने नहीं बचाया, परंतु आज वह अपनी जान की बाजी लगाकर तूफान का सामना कर
रहा है। प्रश्न ये भी है कि हम उनके साथ माँ पिता भाई बहन किस रिश्ते में बंधे हैं। वास्तव में हम उससे मानवता के अटूट रिश्ते में बंधे हैं। अचानक नाव 9 फीट उछलने लगी। मांझी भी खड़ा हो गया। हम सब भी खड़े हो गए। मित्तू सामने नाचने लगी। इतने में मांझी के लड़के से कुछ कहा और वह लड़का नदी में कूद कर पूरी शक्ति से नाव को खींचते हुए तैरने लगा। कुछ समय बाद एक स्टीमर की सहायता से हम किनारे पहुँचे। भारतीय संस्कृति महान है। किसी भी तूफान में फंसी मानवता की नाव बचाने में बंगाल का एक बालक समर्थक है। बंगाल के लोगों में अदम्य जिजीविषा है जो उन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति से जूझने में सहायता करती है। जिंदगी के हर तूफान पर विजय पाने की समस्त बंगाल के लोगों में है। प्रतिपाद व्याख्यात प्रगतिशील लेखन राघेराव रचित रिपोर्टचन तूफान के विजेता उनके प्रमुख रिपोर्ताज संग्रह तूफानों के बीच में संग्रह है। संवत राघव द्वारा रचित संग्रह उनका ही नहीं बल्कि नदी साहित्य का ही पहला रिपोर्टचन संकलन है। इस क्षेत्र में राघव का विशिष्ट स्थान है। बंगाल के भीषण अकाल के दौरान आगरा के प्रगतिशील लेखन संघ के सत्ताधन में एक चिकित दल डॉक्टर फूटे के नेतृत्व में पूरी बंगाल भेजा गया। राघव भी उनके साथ एक रिपोर्टर की हैसियत से गए थे। उस समय वह विद्यार्थी ही थे। सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में भीषण अकाल पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य की लापरवाही और व्यापारियों के स्वार्थ, लालच और भ्रष्टाचार के कारण बंगाल के अकाल की उस प्राकृतिक आपदा ने अधिक भयंकर रूप धारण किया। बंगाल के उस दानवीय अकाल के लगभग 60 लाख लोग काल के गाल में समा गए। अकाल के पश्चात ही भयावहता कुपोषण एवं महामारियों के रूप में सामने आई। जो जीवित बच गए वह भी मरण संपन्न स्थिति में ही थे। लाखों लोग विकलांग हो गए। जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। मासूम बच्चों को थोड़े थोड़े से अनाज के लिए बेच दिया। पेट की आग मिटाने के लिए लाखों महिलाओं ने लाज शर्म गंवाकर वेश्यावृत्ति अपना ली। राघेराव ने इन सारी स्थिति को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इसी कारण वह रिपोर्टचन इतना चित्रणात्मक बन पड़ा है कि अकाल का वह भीषण चित्रण आँखों में नाच जाता है। आगरे से डॉक्टरों का जो सत्ता भेजा गया था उसे पीछे सेवा और कर्तव्य का भाव छिपा हुआ था। डॉक्टरों के सेवा भाव के लिए इतना ही नतमस्तक नहीं था कि बल्कि मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। जत्थे के लीडर डॉक्टर कूटे के अन्य सारथी थे सूरत प्रसाद सक्सेना, कृपाशंकर सक्सेना, जसवंत सिंह एवं जगदीश प्रसाद अग्रवाल। अकाल में तो क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेखक उसका ही वर्णन नहीं करता। वर्णन जो बाकी बचा है वह किस अवस्था में है इसका भी स्पष्टीकरण करता है। अकाल के बाद हालत भी कम शोचनीय नहीं है। मुइयापड़ा जैसे अनेकों ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी आधी रह गई। मलेरिया, हैजा, चेचक, कालाजार जैसी भयानक बीमारियों से वह गिर गए हैं। किसानों ने अपना पुश्तैनी पेशा छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दिया। काला बाजारी जनता के दुख दर्द से मुंह तोड़ जमाखोरी में व्यक्त है। जनता अशिक्षित और अंधविश्वासी होने के कारण डॉक्टरों की अपेक्षा टोने टोकटों में उलझकर भटक रही। मौत का इतना भयानक तांडव उन्होंने देखा ही कि 2-4 लोगों की मौत से उनके दिल दिमाग पर कोई असर नहीं होता। लेखन का मतव्यय
अकाल के चित्रों को पाठकों के समक्ष लाना ही नहीं बल्कि यह स्पष्ट करना भी है कि इन अकाल के आखिर कितना भीषण रूप धारण क्यों किया। वस्तुतः ये अकाल देवी प्रकोप से अधिक मानवीय था। जब अकाल के कारण तिल तिल कर मर रहे थे, भोजन वस्त्र दवाई को तरस रहे थे, तो ना तो नेताओं ने पूंजीपतियों का ध्यान इधर था, उसकी अपेक्षा वह तो कालाबाजारी में व्यस्त थे जिससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। सरकार का दिल भी लोगों की शोचनीय दशा को देखकर नहीं पिघला। अंत यह रिपोर्टज बंगाल की जनता की असहनीय और विष दशा को दर्शाता ही है। सरकार और व्यापारियों की क्रूरता और मिलीभगत का कच्चा चिट्ठा भी खोलता है। बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण तबाही और संकट का प्राथमिक कारण अकाल है, परंतु इस संकट के अधिक समय तक बने रहने और उनके अधिक भयावह रूप धारण करने के कुछ अन्य कारण जो मानव निर्मित है, जैसे ब्रिटिश सरकार की दायित्वहीनता एवं संवेदन शून्यता, पूंजीपति का भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि, सहायता सामग्री का अभाव एवं समय पर उसका न मिलना आदि। बंगाल की धरती मृत्यु के बादल बदल जाती है। जिस धरती के हमारे लेखक बंकिम बाबू ने आनंद मठ की रचना की, वही धरती विषाद मठ के रूप में दिखाई पड़ती है। लेखन इस स्थितियों जब घटनाओं से इतने गहरे रूप से जुड़ जाते हैं जैसे वह स्वयं उसका एक हिस्सा हो, लेकिन दुख के सागर में डूबते इन बंगाल के निवासियों में अमंदीय जिजीविषा एवं संवेदना बाकी है। लेखन और उनके सारथी जब नदी के तूफान में फंस जाते हैं तो बंगाल की नाव का मांझी और उसका बेटा अपनी जान पे खेलकर उन्हें बचाते हैं। जिन लोगों की सहायता के लिए कोई नहीं आया, उन्हें ही अपनी परवाह ना करके डॉक्टर की जान बचाई, ये संवेदना की अपूर्ण मिसाल है। बंगाल की धरती भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अक्षय भंडार है। इसको बड़ी से बड़ी आपदा भी छीन नहीं कर सकती। इसकी प्रकार डॉक्टर कूटे द्वारा 3 गुना ज़्यादा दवा पिलाने वाले व्यक्ति के उपचार की घटना भारतीय संस्कृति की महानता को ध्वनित करती है। लेखन का ये कहना है कि समाज में कोई भी अनैतिकता समुद्र के ऊपरी उदेलन की तरह है जो सनित है और मानवीय मूल्य समुद्र की अतल गहराई की तरह है जो अस्थिर है। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि सारी कूटनीति चले राजनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं और सेवा सद्भाव का एक प्रयत्न कारगर सिद्ध हो जाता है। डॉक्टर कोटनीस ने अपने बलिदान के द्वारा भारत और चीन के बीच किया अटूट रिश्ता कायम कर दिया जो सारे राजनेता मिलकर भी नहीं कर सके। अंत डॉक्टर कूट और उनके सहयोगी बंगाली बालक एवं डॉक्टर कोटनीस जैसे लोग ही तूफान के विजेता हैं जो भयंकर आपदाओं से भी सेवा कर्तव्य मानवता की मिसाल जलाए रखते हैं। रागे राघव की समय के रिपोर्टर लिख रहे थे, उस समय की स्वाधीनता आंदोलन जोर पकड़ चुका था। देश में जगह जगह जुलूस निकले जाते थे, लाठियाँ गोलियाँ चलती थी। राधे रिपोर्टर लिखकर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। बंगाल की भूखमरी को लेखक भारत की गुलामी से जोड़कर भी देखता है। भारत का अकाल या तो मानवता के इतिहास का एक आकलन है, परंतु लेखन के नारायणगंज, चटगांव आदि विभिन्न नेत्रों का दौरा करके देखा है कि इस विनाश लीला के मध्य भी भारत की जनता का उत्साह में मरा नहीं है। यह उत्साह लेखक के मन में आज़ादी की आशा की किरण भी जागृत करता है। रिपोर्टर की सर्वप्रथम विशेषता होती है कि आंखों देखी घटना का वर्णनात्मक शैली से चित्रांकन करना। लेखक राघे राघव इस उद्देश्य में सफल रहे। सत्य घटनाओं में अपनी
विवेचन शक्ति के बल पर इस रूप में प्रस्तुत किया है कि पाठक स्वयं इस घटनाक्रम का हिस्सा बन जाता है। लेखक के व्यंग्यात्मक विद्रोही स्वर, दबे कुचले लोगों के प्रति सहानुभूति, उनकी पीड़ा दर्द सब सहकर हो उठे हैं। पूंजीपतियों को स्वार्थपरता, ब्रिटिश सरकार की योथी सहानुभूति, बंगाल की जनता की दम्य जिजीविषा और मृत्यु का भयानक तांडव सभी स्पष्ट बरकस आए हैं। रिपोर्टर की भाषा सरल, सहज, भावपूर्ण, शैली बोधमय और संवेदनात्मक है। शैली विवरणात्मक के साथ साथ नाटकीय भी है। भाषा में इंग्लिश, उर्दू, तत्सम, सद्धम, ध्वन्यात्मक भी तरह के शब्द जिसमें स्वाभाविकता का समावेश हुआ है। विद्रोही परिस्थितियों में भी उत्साह, आशा एवं जिजीविषा का पाठ पढ़ने वाली यह एक सशक्त रचना है। ये चैप्टर पूरा हुआ और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या इसमें आपको सीखने को मिले तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो पे लाइक डालें, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।